आज 8 अगस्त है, यानी वो दिन जब डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाया गया 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हो जाएगा। जो 25% की पेनल्टी लगाई गई है अलग से, वो 27 अगस्त से लागू होगी। इसीलिए आज बड़े दिनों बाद हम टैरिफ पुराण से हटकर कुछ और बात करेंगे, क्योंकि इस मोर्चे पर अब भारत और अमेरिका दोनों अपनी अगली रणनीति पर विचार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि और टैरिफ लगाने का इरादा नहीं है, पहले सिचुएशन को रिजॉल्व करेंगे। भारत की ओर से भी यही कोशिश चल रही है कि किसी तरह हालात को और बिगड़ने से रोका जाए। सरकार इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से बात कर रही है कि समाधान कहां खोजा जा सकता है, और सेक्टर वाइज रिव्यू चल रहा है कि क्या अमेरिका को इंडियन इंटरेस्ट को, यानी भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाए बिना भारतीय बाजार में कोई जगह दी जा सकती है क्या। इस महीने के अंत में दोबारा भारत और अमेरिका की टीम्स को मिलना है। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को व्लादिमीर पुतिन से मिलना है, तो हो सकता है समाधान आने वाले दिनों में निकल आए। तब तक राजदूत आपको दुनिया में और जगहों पर घट रही महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताना चाहता है, जैसे मध्य पूर्व, जहां 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकी हमले के बाद से हलचल रुक नहीं रही है। राजदूत के नियमित दर्शक जानते हैं कि इस एक घटना के बाद इसराइल ने गजा के खिलाफ जंग छेड़ दी। इसमें हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे गुट सीधे इसराइल से लड़ रहे थे। फिर कुछ दिनों बाद इसराइल पर लेबनान की तरफ से भी हमला शुरू हुआ। ये हमला लेबनान की सरकार या उसकी फौज ने नहीं, बल्कि इन दोनों से ताकतवर एक तीसरे गुट ने किया था, जिसे हम हिजबुल्लाह के नाम से जानते हैं। सितंबर 2024 में इसराइल ने हिजबुल्लाह से सीधी जंग की थी। उसने हिजबुल्लाह के सबसे बड़े लीडर रहे हसन नसरल्लाह समेत दर्जनों कमांडर्स को मारा। इन हमलों में लेबनान के 2700 से ज़्यादा लोग मारे गए। इनमें कुछ हिजबुल्लाह के लीडर्स थे, कुछ हिजबुल्लाह का कार्डर था, लेकिन ज़्यादातर आम लोग ही थे। सितंबर में शुरू हुई फुल फ्लेजेड वॉर नवंबर 2024 में रुक गई। अमेरिका ने इजराइल और लेबनान की सरकार के बीच मध्यस्थता करवाई थी। हिजबुल्लाह भी इसमें शामिल हुआ। हालांकि उसने अमेरिका और इजराइल की बहुत सारी शर्तें मानने से इनकार किया था। कौन सी शर्तें थी? एक शर्त ये थी कि लड़ाई रुकने के बाद हिजबुल्लाह को डिसार्म किया जाए, यानी उसके हथियार ले लिए जाएं, दक्षिणी लेबनान से उसकी वापसी कर ली जाए। हिजबुल्लाह ने इन शर्तों का उस समय भी विरोध किया था, आज भी कर रहा है। तो फिर आज हम ये कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि 7 अगस्त को लेबनान की सरकार के कैबिनेट ने हिजबुल्लाह के डिसआर्मामेंट पर अमेरिकी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सनद रहे लेबनान की सरकार में इस समय हिजबुल्लाह के लोग भी शामिल हैं, जो इस फैसले से नाराज़ हैं, इसके खिलाफ हैं। हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो अपने सहयोगी अमल मूवमेंट के साथ मिलकर सरकार से समर्थन वापस लेगा और ज़रूरत पड़ी तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आएगा। अमल मूवमेंट लेबनान की एक शिया पॉलिटिकल पार्टी है। हिजबुल्लाह और अमल मूवमेंट मिलकर शिया ब्लॉक बनाते हैं। इन दोनों पार्टियों का लेबनान के शियाओं पर अच्छा प्रभाव है। तो क्या होगा अगर हिजबुल्लाह सरकार गिराने की कोशिश करेगा? क्या वो सफल हो सकता है? क्या लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह को ख़त्म कर सकती है या उससे हथियार ले सकती है? और क्या ये हिजबुल्लाह का एंड गेम है? इस सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ में जानेंगे कि नेतन्याहू ने गजा पर पूर्ण कब्जे पर क्या ऐलान किया। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताएं, जैसे लेबनान में मुसलमानों और ईसाइयों की मिलीजुली आबादी है। मुसलमानों में भी शिया और सुन्नी अलग हैं। शिया में भी अलवाइट शिया अलग हैं। अलवाइट शिया समाज से सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद आते हैं, अभी रूस में हैं। लेबनान में किसकी आबादी कितनी है ये एग्जैक्टली बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बड़े लंबे समय से वहाँ केओस चल रहा है, सिविल वॉर का ज़माना रहा। आखिरी बार जनगणना 1932 में हुई थी। उसके बाद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस गिनती करते हैं और इससे मोटा माटा अंदाज़ा ही लग सकता है आबादी का। मुसलमान लेबनान की आबादी में लगभग 67% हैं। इनमें से 32% सुन्नी हैं, जबकि 35% के आसपास हैं शिया। 31% के आसपास यहाँ ईसाई रहते हैं। थोड़ी बहुत आबादी ड्रूज समुदाय की भी है, पर की प्लेयर्स यहाँ सुन्नी शिया और ईसाई समुदाय है, और ये अनुपात शुरू से ऐसा ही रहा। इसी वजह से यहाँ के मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम में तीनों को शक्तियाँ दी गई है। बहुत इंटरेस्टिंग है। राष्ट्रपति हमेशा ईसाई होता है, प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान होता है, और संसद का स्पीकर शिया मुसलमान को बनाया जाता है। एक तरह का कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है।
ये वाली व्यवस्था 1965 की सिविल वॉर के बाद बनाई गई और इसी के नतीजे में जन्म हुआ हिजबुल्लाह का। कैसे? ब्रीफ में बताते हैं, पूरा बताना बहुत मुश्किल है एक वीडियो में। 1965 में शिया, सुन्नी और ईसाइयों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई, गृह युद्ध छिड़ गया। ये जंग 15 साल चली और फिर आया साल 1978। यासिर अराफात की क़यादत में फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल की लड़ाई शुरू होती है। पीएलओ के लड़ाकों ने लेबनान में शरण ली। इसी का बहाना बनाकर इजराइल ने लेबनान पर भी चढ़ाई की। इजराइल ने साउथ लेबनान पर कब्जा भी किया। उस समय तक ईरान में इस्लामिक क्रांति हो गई थी। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी पहले भी इजराइल के खिलाफ थे। पार मिलने के बाद उन्हें इजराइल के खिलाफ काम करने का, कदम उठाने का मौका मिला। अयातुल्लाह शिया थे, लेबनान की एक बड़ी आबादी भी शिया थी। उन्होंने IRGC के लोगों को लेबनान भेजा और फिर शिया विद्रोहियों का गुट तैयार हुआ जिसका नाम रखा गया हिजबुल्लाह। ईरान हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देता है, हथियार और पैसा भी सप्लाई करता है। हिजबुल्लाह का मकसद था इजरायली सेना को अपनी ज़मीन से निकालना। खूब लड़ाई हुई। ईरान की मदद से हिजबुल्लाह मजबूत हुआ। साल 1999 में इजराइल के प्रधानमंत्री एहुद बराक ने ऐलान किया कि 1 साल के भीतर अपनी आर्मी को लेबनान से निकाल लेंगे। ऐलान के मुताबिक सन 2000 की मई तक लेबनान से इजराइल की रुखसती हुई। साल 2006 में इजराइल ने लेबनान पर फिर हमला किया। उस वक्त भी हिजबुल्लाह ही इजराइल से लड़ने आगे आया और ये जंग 34 दिनों तक चली। UN के हस्तक्षेप के बाद इसे शांत करवाया गया। इस जंग में इजराइल की सेना को पीछे हटना पड़ा। हालांकि दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा करते हैं। हिजबुल्लाह कहता हम जीत गए, इजराइल कहता हम जीत गए। साल 1992 में हसन नसरल्लाह को हिजबुल्लाह का चीफ बनाया गया, जो अपनी मौत तक हिजबुल्लाह की कमान संभालते रहे। 32 साल तक हिजबुल्लाह के चीफ रहे। हिजबुल्लाह का मकसद बिना शुबा इजराइल की मुखालफत करना है, पर हथियार के इस्तेमाल के साथ साथ वो राजनीति में भी है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में। हिजबुल्लाह चुनाव लड़ता है। लेबनान में एक यूनिकैमरल पार्लियामेंट है, 128 सीटों वाली, यानी एक ही सदन है। 15 सांसद इसमें से हिजबुल्लाह के हैं। साथ ही उसके सहयोगी गुट अमल मूवमेंट के पास 13 और सांसद है। दोनों के पास मिलाकर के हो गए 28। इसके अलावा सरकार में इनके कुछ मिनिस्टर्स भी बैठते हैं। 7 अगस्त को प्रस्ताव लाया गया तो इसी कट्टरपंथी धड़े ने बहुत आलोचना की, प्रस्ताव की धमकी दी कि सरकार से समर्थन वापस खींच लेंगे। जैसा हमने शुरू में बताया, हिजबुल्लाह ने सरकार गिराने की धमकी भी दे दी। तो कुछ देर इस बात को भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ऐसा वाकई संभव है? क्या हिजबुल्लाह किसी देश की सरकार को गिरा भी सकता है लेबनान की? ऐसा होना अभी मुश्किल लगता है, क्योंकि 128 सदस्य की संसद में अविश्वास प्रस्ताव कराने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की ज़रूरत चाहिए। कम से कम 65 वोट चाहिए। अमल और हिजबुल्लाह के मिलाकर 28 होते हैं, इसलिए ऐसा होना अभी मुश्किल लगता है। तो क्या हिजबुल्लाह की शक्ति खत्म होगी? ऐसा होना भी मुश्किल लगता है और इसकी 2 बड़ी वजह है। नंबर 1, हिजबुल्लाह के पास जन समर्थन भी है। वो वहाँ कहीं अस्पताल चलाता है, स्कूल चलाता है, सामाजिक कामों में आगे रहता है। ये सब काम सभी समुदाय के लिए होते हैं, पर सबसे ज़्यादा काम शिया इलाकों में होते हैं। इसलिए जनता भी हिजबुल्लाह को समर्थन देती है और जब से गज़ा में लड़ाई शुरू हुई तब से हिजबुल्लाह के लिए समर्थन बढ़ा है। हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद समर्थन और बढ़ा है। लेकिन एक ज़माने में स्थिति ये थी कि हिजबुल्लाह को लेबनान में स्टेट विद इन अ स्टेट कहा जाता था। वो स्थिति अब थोड़ी थोड़ी बदलने लगी है, क्योंकि लगातार जो इजरायली प्रेशर पड़ा है उससे हिजबुल्लाह कमज़ोर तो हुआ है। दूसरा बिंदु है ईरान का समर्थन। शिया समुदाय के लोग जिंदा इमाम में यकीन रखते हैं, यानी उनके सबसे बड़े रूहानी लीडर इस समय ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी है। उनका हिजबुल्लाह को फुल सपोर्ट है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान हर साल हिजबुल्लाह की लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की मदद करता है, अनुमान है। उसके अलावा कुछ फोर्स के अधिकारी लगातार हिजबुल्लाह के संपर्क में रहते हैं। कहने का मतलब ये कि घरेलू मोर्चे के अलावा विदेश में भी हिजबुल्लाह को मदद मिली हुई है। जब 7 अगस्त को हिजबुल्लाह के डिसआर्मामेंट का प्रस्ताव संसद में आया तो ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ये कोई पहली बार थोड़ी है जब हिजबुल्लाह को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा हो। इससे पहले भी कई कोशिशें हो ली। अराक्ची दावा कर रहे हैं कि ये फैसला हिजबुल्लाह का होगा कि उन्हें हथियार छोड़ने हैं या नहीं। ईरान ने कहा कि हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन उनके फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। विंक विंक। हिजबुल्लाह अपने खिलाफ लाए गए इस प्रस्ताव को साजिश बता रहा है। कहता है कि इजराइल अमेरिका की आड़ में एक कदम उठा रहा है। हिजबुल्लाह के पॉलिटिकल काउंसिल के डेप्यूटी चीफ महमूद कोतामी ने कहा है कि हमें इजराइल के खिलाफ लड़ने का अधिकार है। लेबनान की सरकार जो कोशिश कर रही है वो नहीं होना चाहिए। ये ऐसा ही है कि हम इजराइल और अमेरिका के सामने सरेंडर कर रहे हों, हथियार डाल रहे हों।
कोतामी ने यूएन चार्टर का हवाला देकर कहा है कि इजराइल के खिलाफ रजिस्टर करने का अधिकार यूएन से मिला हुआ है हिजबुल्लाह को। अल जजीरा के साथ बातचीत में उन्होंने जिस चार्टर का जिक्र किया वो है इनहेरेंट राइट ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस, हिंदी में कहें तो व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा का अधिकार। हमने ये चेक किया कि क्या वाकई यूएन इस तरह का कोई अधिकार देता है, तो ये बात सही निकली। यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 में ये बात लिखी हुई है। इसके मुताबिक अगर आप पर किसी देश की सरकार या कोई हथियारबंद संगठन हमला करता है, आप भी उस हमले के बदले में बल प्रयोग कर सकते हैं। अब बिल्कुल इस बात पर बहस हो सकती है कि हिजबुल्लाह के काम करने का तरीका कैसा है, क्या उसे भी आत्मरक्षा का अधिकार जैसे कि वो क्लेम करता है होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। शोध का विषय हो सकता है, चर्चा का विषय, बहस का विषय हो सकता है। पर इस बात की भी क्या गारंटी है कि इजराइल लेबनान में फिर से घुसपैठ नहीं करेगा। पिछले साल की लड़ाई का उदाहरण आप देख लीजिए। ये बात पब्लिक डोमेन में मौजूद है कि कई बार इजराइल ने सीजफायर तोड़ा, लेबनान में हवाई हमले किए। नवंबर 2024 में हुए समझौते के मुताबिक इजराइल को लेबनान से पूरी तरह हटना था और हिजबुल्लाह को भी अपने लड़ाके लिटानी नदी के उत्तरी किनारे पर ले जाने थे, यानी इजराइल की सीमा से लगभग 30 किलोमीटर दूर। लेबनान की सरकार दावा करती है कि ऐसा हुआ है, हिजबुल्लाह भी कहता है कि वो पीछे हटे हैं, फिर भी इजराइल की तरफ से हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह का चैप्टर हम अभी के लिए होल्ड कर रहे हैं, आपको गजा ले चलते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा पर कब्जे का पूरा प्लान बना लिया है। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने इस मुतालिक बार बार बयान बदले हैं। जैसे कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि वी डोंट वांट टू गवर्न गाजा, वी डोंट वांट टू कीप इट। अब उनकी नीयत बदल गई है। 7 और 8 अगस्त की दरमियानी रात उन्होंने गजा पर पूरे कब्जे का एक प्लान रखा। अपने सिक्योरिटी काउंसिल के आगे उन्होंने प्लान शाया किया, पास भी करवा लिया। इजराइल की सेना बार बार कह रही है कि ये आइडिया अच्छा नहीं है, बंधकों की जान को खतरा हो सकता है, पर नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है। इजरायली सेना ऑलरेडी गजा के 75% इलाके पर कब्जा रख रही है। अभी 25% इलाका ही बस उनके कंट्रोल से बाहर है। इसी पर आईडीएफ और नेतन्याहू के बीच मतभेद चल रहे थे, जो अब नेतन्याहू ने इग्नोर ही कर दिए हैं। इजराइल हैयोम डेली नाम का एक इजरायली अखबार है। इस अखबार ने गजा पर कब्जे के प्लान पर कुछ सवाल उठाए हैं। एक रिपोर्ट छापी है जो इस प्लान के मुकम्मल होने में आने वाली परेशानी बताती है। अखबार में लिखा गया है कि इस पूरे प्रोसेस में लगभग 7 महीने और लग सकते हैं और ये काम ज़मीन पर मौजूद आईडीएफ के सैनिक अकेले नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कम से कम 2 लाख रिजर्व सैनिकों को ड्यूटी पर बुलाना होगा। क्या नेतन्याहू ऐसा कर पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा, पर उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी आईडीएफ को एकजुट रखना है। इजरायली अखबारों में खबरें छप रही हैं कि गजा वॉर के चलते कई सैनिक खराब मानसिक स्थिति का सामना कर रहे हैं। कुछ केसेस सुसाइड्स के भी आए हैं। नेतन्याहू अपने हिसाब से वॉर को रन करना चाहते हैं, जिसके चलते आईडीएफ से रिश्ते खराब हो रहे हैं। नेतन्याहू और आईडीएफ की बात तो अलग है, पर फिलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा है उसे पूछने वाला तो कोई भी नहीं है। कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन ऐसे देशों की धमकी के बावजूद नेतन्याहू रुक नहीं रहे हैं। खाने की पर्याप्त सप्लाई गजा में नहीं जा रही है। इजरायली हमलों से गजा में मरने वालों का आंकड़ा आधिकारिक रूप से 60,000 के पार पहुंच गया है। फिर भी ट्रंप कह रहे हैं कि गजा पर कब्जा करना है या नहीं, ये फैसला इजराइल पर है, वो जो चाहे करें, मुझे बस खाना पहुंचाने के लिए शुक्रिया समय पर आ जाना चाहिए। ट्रंप को हर जगह क्रेडिट चाहिए। भारत के पाकिस्तान के साथ जो विवाद चल रहे थे उन्हें रोकने का क्रेडिट नहीं मिला, तो भारत पर 50% टैरिफ लग गया। यही रवैया ब्राज़ील के साथ अपनाया हुआ है। राजदूत के पुराने एपिसोड्स में हम बता चुके हैं कि कैसे ब्रिक्स के देशों को परेशान किया जा रहा है। 6 अगस्त को ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला ने कहा था कि टैरिफ पर चर्चा करने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन मिला सकता हूँ। पीएम मोदी के पास फ़ोन आ चुका है और इसकी जानकारी दोनों देशों की सरकारों ने अपनी वेबसाइट पर छापी है, जैसे कि परंपरा ही है। पर दोनों देशों की साइट्स पर जो रीड आउट है उसका कंटेंट अलग है। ब्राज़ील द्वारा छापे गए रीड आउट में ये बात सबसे ऊपर लिखी है कि दोनों नेताओं ने अमेरिका के एक तरफा टैरिफ पर बात की। कहा कि दोनों देश टैरिफ पर सबसे ज़्यादा सताए हुए हैं, सबसे ज़्यादा टैरिफ इन्हीं 2 देशों पर है। भारत की ओर से इस बातचीत को लेकर जो बयान छपा है उसमें टैरिफ को लेकर हुई बातचीत का जिक्र नहीं है। अब फ़ोन कॉल तो एक ही है, फिर ये जानकारी भारत सरकार ने छापी क्यों नहीं कि टैरिफ पे बात हुई है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? एक मत यह है कि भारत का फोकस अभी स्थिति को स्टेबलाइज करने पर है। ट्रंप सनकी आदमी है, कब किस बात का बुरा मानेंगे हिसाब नहीं। आपके हिसाब से लेकिन जानकारी छिपाने के क्या कारण हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस बीच इंडियन एक्सप्रेस पर 8 अगस्त को छपी सुकल्प शर्मा की रिपोर्ट तेल कारोबार पर एक अलग एंगल से रोशनी डालती है। इसमें लिखा है कि भारत की सरकारी तेल कंपनी HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने रूस से तेल खरीदना कम किया, लेकिन इसका कारण ट्रंप टैरिफ ही बस नहीं है।
एचपीसीएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विकास कौशल का कहना है कि भारत सरकार की ओर से रूसी तेल को लेकर कोई आदेश नहीं आया है। अगर रूसी तेल की खरीद को पूरी तरह रोकना हो तो भी वो ऐसा करने को आज़ाद हैं। सुकल्प की रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि 30 जून को जो तिमाही ख़त्म हुई है, जो क्वार्टर ख़त्म हुआ है, उसी में रूसी तेल की आवक कम हो चुकी थी। हम अगस्त में बात कर रहे हैं, 30 जून तक के ही कम हो गया था। एचपीसीएल ने इस दौरान जितना तेल रिफाइन किया उसका महज 13.25% रूस से आया था, क्योंकि 2022-23 में रूस से एक बैरल कच्चे तेल पर $12 का डिस्काउंट मिल रहा था, लेकिन 2024-25 में यह बचत सिर्फ $2.20 की है। बीते दिनों खबरें आई थी कि भारतीय कंपनियों ने रूस से तेल की खरीद को होल्ड किया है या धीमा तो कर ही दिया है। इसे अमेरिका के लिए एक संकेत की तरह देखा गया कि आपकी बात पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अब ये बात भी सामने आ रही है कि रूस से तेल खरीद टैरिफ पुराण के पहले से घटने लगी थी, क्योंकि भारतीय कंपनियों को कीमत में अंतर से जो फायदा हो रहा था वो घट गया है। इसलिए हमने कहा था कि ये जो टैरिफ पुराण है उसमें नई नई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन ड्रामेटिकली कुछ चेंज नहीं हो रहा है। अभी हम चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं। इसलिए आज हमने आपको हिजबुल्लाह की कहानी के बारे में बताया। साजिद ने इस एपिसोड को लिखा था और आनंद ने इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया है। आप देखते रहिए खबरगांव।